नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। यह तीसरा अध्याय है पॉलिटिकल साइंस की दूसरी पुस्तक का। तो नियोजित विकास की राजनीति, नियोजित मतलब योजना बनाकर विकास की राजनीति। हमारे देश में योजना बना करके विकास किया जाता है और उसके पीछे कौन कौन सी राजनीति विचारधारा काम करती है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जानते हैं कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है प्रत्येक 5 साल के लिए, और उसमें सरकार तरह तरह के लक्ष्य रखते हैं। आमदनी का वो अनुमान करती है कि हमको कहाँ से आमदनी आएगी और कहाँ पे कितना खर्च करना है। तो यही है नियोजित विकास की राजनीति। आपकी इस चैप्टर की शुरुआत एक उड़ीसा के केस स्टडी से शुरू होती है। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये पाया गया कि उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में बहुत ज़्यादा ही प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ पर लोहे का और कोयले का अच्छा भंडार है। तो वहाँ की सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं हम देश के दूसरे कोने के जो उद्योगपति हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति हैं उनको बुला करके यहाँ पर इस्पात का संयंत्र लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, जिससे यहाँ पर रोजगार भी आएंगे और पूंजी का निवेश भी होगा। तो उड़ीसा सरकार का यह मानना बिल्कुल गलत नहीं था, उन्होंने बहुत ही अच्छा सोचा था। लेकिन कोई भी काम का लाभ और हानि दोनों होता है। लाभ को आप लोगों ने देखा कि अगर उड़ीसा में संयंत्र लगाया जाता है, संयंत्र मतलब फैक्ट्री, तो फैक्ट्री लगाए जाते हैं तो उसके लाभ होते कि पूंजी निवेश होता, वहाँ अधिक से अधिक पूंजी, विदेश के लोग आते पूंजी लगाते, या देश के भी जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो पूंजी लगाती। लेकिन दूसरी तरफ हानि भी था। हानि ये था कि बहुत सारे आदिवासी लोग का इलाका था वो, और आदिवासी लोगों को वहाँ से माइग्रेट होना पड़ता, विस्थापित होना पड़ता। अब विस्थापन क्या है? जब कोई समुदाय के लोगों को, समाज के लोगों को अपना आवास छोड़ करके, प्राकृतिक आवास को छोड़ करके दूसरे जगह बसना पड़ता है तो उसे विस्थापन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे माइग्रेशन कहते हैं। तो विस्थापन से खतरा था। दूसरा था कि पर्यावरण को भी संकट था, और फैक्ट्री लगेगा तो प्रदूषण होगा, बहुत सारे जंगलों की कटाई होगी, तो प्रदूषण का भी ये डर था, विस्थापन का डर था। दूसरा था कि इन आदिवासियों की आजीविका जाने का डर था। अब ये आदिवासियों की आजीविका क्या होती है? शिकार होता है, खेती होता है। अब ऐसा तो नहीं कि फैक्ट्री में सभी आदिवासियों को ही रख लिया जाएगा। तो इस तरह के 2-3 जो डर थे, आशंकाएं थी, वो बहुत ज़्यादा थी। तो एक उड़ीसा का केस स्टडी दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि उड़ीसा में ही ऐसा हुआ। इस तरह की घटनाएं झारखंड में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, जहाँ पर भी आज़ादी के बाद संयंत्र लगाने की, फैक्ट्री लगाने की बात सोची गई, वहाँ पर इस तरह के लाभ और हानि वाली बात आई। तब ये बात उठा कि विकास योजना अगर हमको कुछ बनाना है, कोई फैक्ट्री लगाना है, कोई बांध बनाना है, पानी को रोकना है, नदियों को रोकना है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोगों को इन बातों को, इन मुद्दों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों की तुलना। अब एक समाज के लिए जो विकास है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे समाज के लिए भी विकास ही हो। जैसे अगर कहीं पर बांध बनाया जाता है और वहाँ पे बिजली बनाई जाती है और वह बिजली शहरों में सप्लाई की जाती है, तो शहर के लोग उससे बहुत तरह का फ़ायदा लेते हैं, अपने घरेलू जीवन में भी और फैक्ट्री वगैरह लगाने में भी, वहाँ रोजगार उत्पन्न होते हैं। लेकिन सोचिए, जहाँ बांध बनाए जाते हैं वहाँ सैकड़ों गाँव डूब जाते हैं, वहाँ के हजारों लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे जंगलों का विनाश होता है। खैर, अभी जंगल की बात नहीं करेंगे, शहर और गांव के क्षेत्रों की हम सामाजिक हित की बात कर रहे हैं। तो जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए फैक्ट्री लगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके लिए तो उनका आवास छीनने का डर है, उनकी आजीविका छीनने का डर है। तो जब भी हम विकास की योजना बनाएं तो हमें विभिन्न सामाजिक समूहों का हित का ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह का बात सुझाया गया। फिर है मौजूदा पीढ़ी और भावी पीढ़ी का ध्यान। हम कोई भी नया काम करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो हो सकता है कि वर्तमान पीढ़ी को उससे लाभ हो, लेकिन भावी पीढ़ी को उससे नुकसान हो। तो मौजूदा पीढ़ी और भावी पीढ़ी का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं, तो प्लास्टिक के यूज़ से हमारा काफ़ी काम आसान हो जाता है। घर से थैला नहीं ले जाते हैं, फिर भी काम चल जाता है। लेकिन ये सारे प्लास्टिक समुद्र में जमा हो रहे हैं, नदियों में जमा हो रहे हैं, जल जो प्राणी हैं उनको खा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, और फिर आने वाला समय में सब कुछ जलवायु सब प्रदूषित हो रहा है। तो विकास की योजना बनाते समय दूसरी बात को भी ध्यान रखना चाहिए
कि उससे मौजूदा पीढ़ी को कितना लाभ है और भावी पीढ़ी को कितना लाभ है। ये कोशिश करना चाहिए कि मौजूदा पीढ़ी के लाभ में भावी पीढ़ी का लाभ नष्ट ना हो जाए। फिर है आर्थिक और सामाजिक न्याय। अब ऐसा योजना नहीं बनाना चाहिए जिससे केवल आर्थिक प्रगति हो, कुछ खास लोगों का बहुत विकास हो और कुछ खास वर्ग और पीछे रह जाएं, उनके बीच और भी खाई बढ़ती जाए। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं। तो विकास की ऐसी योजना बनाना है जिससे आर्थिक न्याय तो हो ही, सामाजिक न्याय भी हो। फिर है आम आदमी या जो हमारे नेता होते हैं उनको विशेषज्ञता तो हासिल नहीं होती है, जन समर्थन हासिल होता है। तो जब भी कोई फैक्ट्री हम लोग लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि अर्थशास्त्रियों से सलाह लिया जाए और पर्यावरणविदों से सलाह लिया जाए। पर्यावरणविद ही जानते हैं कि किसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस जंगल के किस तरह के लकड़ी के कटने से क्या प्रभाव होता है, कहाँ पर डैम बनाने से क्या नुकसान होता है। और अर्थशास्त्री भी जानते हैं कि कोई भी योजना लगाने से उसका क्या प्रभाव होगा, उसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा। तो विकास की योजना बनाते समय स्वतंत्रता के समय ये बात भी सामने आई कि जब भी कोई योजना बनाई जाए तो अर्थशास्त्रियों से, इकोनॉमिस्ट से और पर्यावरणविद मतलब पर्यावरण को समझने वाले, पर्यावरण को जानने वाले की सलाह ली जाए। फिर जो भी हो, अंतिम पॉइंट हमारा ये है कि सबसे सलाह लीजिए, सब बात का ध्यान रखिए, लेकिन जन समर्थन तो जनप्रतिनिधियों को होता है। जनप्रतिनिधि मतलब सरल भाषा में आप समझिए कि चुने हुए नेता। हमारे चुने हुए नेता ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी फैसले के लिए। कोई नौकरशाह मतलब बड़े अधिकारी या पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री जवाबदेह नहीं होते हैं। और जनप्रतिनिधि भले ही विशेषज्ञ नहीं होते हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का ही ज़्यादा महत्व है। इसलिए नियोजित विकास की राजनीति में जनप्रतिनिधियों का रोल अहम है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो किस किस प्रकार की विकास की धारणाएं जो आई और उनकी चर्चा की। चलिए तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। दो तरह की विचारधाराएं थी आज़ादी के समय, वामपंथी और दक्षिणपंथी। तो वामपंथी का मतलब क्या हुआ? साम्यवादी। और दक्षिणपंथी का मतलब हुआ पूंजीवादी। जो वामपंथी लोग होते हैं वो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित होते हैं और ये किसानों और मजदूरों की बात ज़्यादा करते हैं। ये कहते हैं कि पहले सभी की बेसिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, फिर उसके बाद कुछ सोचना चाहिए, और जितने भी उद्योग धंधे हैं सभी पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। जबकि दक्षिणपंथी पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक होते हैं। वो खुले बाजार चाहते हैं, ओपन मार्केट चाहते हैं, खुली प्रतिस्पर्धा चाहते हैं। अब खुला बाजार क्या है, खुला मार्केट क्या है, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि जहाँ पर कम से कम लाइसेंस वाली बात, परमिट वाली बात हो। तो दक्षिणपंथी और वामपंथी दो तरह के विचार थे आज़ादी के समय में, और दोनों में एक हमेशा संघर्ष होता रहता था। और भी विकास की धारणाएं की बात हम लोग करें कि किस किस प्रकार की विचार की धारणाएं थी, तो जब भी हम लोग विकास की बात करते थे 1947 से 50-60 के दशक में, तो पश्चिमी मुल्क हमारे सामने उभर करके आते थे। पश्चिमी मुल्क में जो विकास था वही हमारे नेताओं को विकास दिखता था। क्या था पश्चिमी मुल्क का मॉडल? कि अधिक से अधिक आधुनिकीकरण किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए देश को, उद्योगों को शहरीकरण किया जाए। तो शहरीकरण में पुरानी सामाजिक संरचना भी टूटेंगी, क्योंकि परिवार टूटेगा, लोग रोजगार की तलाश में दूसरे जगह जाएंगे, तो वो सहज ही स्वीकार करना होगा। फिर भौतिक प्रगति की बातें होती थी, जबकि हमारे प्राचीन भारत में आध्यात्मिक प्रगति की बात की जाती थी। लेकिन ये जो पश्चिमी मॉडल है उसमें भौतिक प्रगति का अर्थ है कि हमारे पास अधिक से अधिक वस्तुएं हो, हमारे घर में अधिक से अधिक सुविधा हो, बड़े बड़े बिल्डिंग बने, बड़े बड़ी सड़कें बने, बड़े बड़े मॉल्स बने, बाज़ार बने। तो यही है भौतिक प्रगति। तो भौतिक प्रगति भी दिखता था, हमारे नेताओं को आकर्षित करता था। और हमारी बुद्धि कैसी हो? वैज्ञानिक हो और तर्क पर आधारित हो। प्राचीन काल में हम लोग कैसी बुद्धि चाहते थे? विश्वास और आस्था पर। कोई भी चीज़ को विश्वास और आस्था के आधार पर मान लेते थे कि किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है तो वो सत्य है। लेकिन ये पश्चिमी मॉडल कहता था कि नहीं, हर चीज़ को तर्क से तौलो। तो इस प्रकार आधुनिकीकरण का मॉडल था ये सब। लेकिन इनको अगर विभाजित किया जाए, दोनों ही यूरोप के देश थे, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए अर्थात अमेरिका, यूएसएसआर मतलब सोवियत रूस। तो दोनों ही पश्चिमी मुल्क थे और दोनों की जो सिस्टम थे वो बिल्कुल ही अलग था। यूएसए का जो मॉडल था, तो यूएसए का मॉडल पूंजीवादी मॉडल था। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगुआ था,
जबकि यूएसएसआर का जो मॉडल था वो साम्यवादी मॉडल था और ये साम्यवादी देशों का अगुआ था। यहाँ पर खुली बाजार की बात होती थी, ओपन कंपटीशन की बात होती थी यूएसए में, जबकि यहाँ पर राज नियंत्रित उद्योग की बात होती थी। तो हम लोग इसको अगर मिला के देखें हमारे देश की विचारधारा में, तो यूएसए का मतलब दक्षिणपंथी, यूएसएसआर का मतलब वामपंथी। तो हम फिर बात वहीं जाकर के ठहरती है कि हमारे देश में दो तरह के मॉडल थे कि किस मॉडल को अपनाया जाए, यूएसए के मॉडल को अपनाया जाए या यूएसएसआर के मॉडल को। एक शब्द में कहा जाए कि पूंजीवादी मॉडल को अपनाया जाए या साम्यवादी को। तो पूंजीवादी और साम्यवादी हमारे देश ने दोनों मॉडल को नहीं अपनाया, बल्कि एक तीसरा ही मॉडल, एक मिक्स्ड मॉडल भारत ने आविष्कार किया या कहें कि अपनाया, वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को हमारे देश में अपनाया गया। फिर बात उठी जब 1950-60 के दशक में, तो बहुत ही भयंकर भारत में गरीबी थी, क्योंकि अंग्रेज भारत को बहुत ही जर्जर अवस्था में छोड़ के चले गए थे। तो हमारे पास ये प्रश्न था कि उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए या कृषि पर ध्यान दिया जाए। कृषि की भी हालत बहुत ख़राब थी। अब केवल कृषि पर ध्यान दिया जाएगा तो लोगों का पेट तो भरेगा, लेकिन फिर हम लोग विकास की दौड़ में पीछे पड़ जाएंगे। और अगर उद्योग का ध्यान दिया जाएगा तो फिर ये गांव में रहने वाले किसान और मजदूरों की स्थिति कैसे सुधार होगी। तो इस प्रकार किसको ज़्यादा महत्व दिया जाए, कृषि को या उद्योग को, इंडस्ट्री को या एग्रीकल्चर को, इन बातों को लेकर के बहुत सारे बहस उस समय होते थे उस ज़माने में, और नेता दो भागों में बढ़ जाया करते थे। लेकिन हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया और यूएसएसआर के मॉडल से ज़्यादा करीब थे हम लोग। यूएसए के मॉडल की तुलना में यूएसएसआर के मॉडल के अधिक नज़दीक थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे नियोजन की। अब हमारे पास एक शब्द है नियोजन, नियोजन जिसे कि इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं। तो ये एक ऐसा शब्द था जिससे सभी लोग सहमत थे, वामपंथी भी और दक्षिणपंथी भी, क्योंकि यूएसएसआर ने काफ़ी ज़्यादा प्रगति की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी और इस बीच में यूएसएसआर ने काफ़ी प्रगति की थी। और यूएसएसआर के प्रगति का जो सीक्रेट था, जो रहस्य था, वो रहस्य था वहाँ की पंचवर्षीय योजना। वहाँ पर योजना बना करके जो विकास करने की जो सिस्टम था वो था उसका राज। तो इस राज को सब कोई अपनाना चाहते थे। पूरी दुनिया भर में नियोजन के पक्ष में हवा चल रही थी। पूरे दुनिया यूएसएसआर की प्रगति को देखकर अचंभित थी और वो मानती थी कि फिर से हम लोग यूएसएसआर के तरीके को अपनाएं और विकास करें। तो योजना बनाकर विकास किया जाए। इस मामले में दक्षिणपंथी भी और वामपंथी भी दोनों एकमत थे। और ऐसा नहीं कि भारत में अचानक से 1950 में योजना आयोग आ गया। इसके पहले भी कुछ इस तरह का काम हुआ था। एक 12 में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं। तो ये जो बॉम्बे प्लान है ये 1944 का एक घटना पर आधारित है कि 1944 ईस्वी में भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने ये कहा सरकार को कि कैसे उद्योग का विकास हो, कैसे हमारे देश का विकास हो, इस पर सरकार अपना नियंत्रण रखे। मतलब वो खुली अर्थव्यवस्था का, खुली बाजार का वो पक्ष में नहीं थे, क्योंकि अगर खुली अर्थव्यवस्था उस समय कर दी जाती तो विदेशी कंपनियां आके भर जाती और हमारे देश के जो नए नवेले उद्योग थे उसके सामने टिक नहीं पाते। तो बॉम्बे प्लान में उद्योगपतियों ने सरकार को ये कहा कि आप उद्योग पर नियंत्रण रखें और आप नीति बनाएं, ऐसी नीति बनाएं जिससे कि हम लोग आगे बढ़ें। तो बॉम्बे प्लान जो हमारे योजना आयोग का कहा जाए कि एक पूर्वगामी घटना थी। मार्च 1950 ईस्वी में संसद के एक साधारण से विधेयक के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में किया गया, 1950 मार्च में किया गया। कैसे किया गया? यह कोई विधिक जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि जिसका जिक्र संविधान में किया जाए। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या योजना आयोग कोई संवैधानिक घटना है, संवैधानिक संस्था है? तो योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका जो है गठन वो संसद में किया गया था एक साधारण विधेयक के द्वारा। यह सलाहकार की भूमिका में सरकार का काम करता है। सरकार को सलाह देती है कि 5 वर्ष में किस प्रकार की योजना आप बनाइए जिससे देश का विकास होगा। फिर है पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग में ही सन्निहित थी कि हम 5 वर्ष के लिए योजना बनाएं और कितना सरकार का आय होगा और कितना व्यय होगा इसका अनुमान करें और उसके आधार पर चलें। तो हमारी भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही योजना बनाती थी 5-5 साल के लिए।
और अपने बजट को दो भाग में बांटती थी, योजना व्यय और गैर योजना व्यय। तो योजना व्यय में जो है वो अलग तरह की राशि रखती थी और गैर योजना व्यय होता था। तो दो तरह का ये राशि का आवंटन पंचवर्षीय योजना में किया जाता था। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में चली, फिर 56 से 61, फिर 61 से 66 और 66 में डिस्टर्ब हुआ और 3 साल के 1-1 साल की योजनाएं चली। इसका जिक्र हम लोग आगे पढ़ेंगे। तत्काल हम लोग पंचवर्षीय योजना जो है योजना आयोग के तहत ये शुरू किया गया, इसकी चर्चा किए। और अब हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की चर्चा करेंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बहुत ही संक्षेप में पढ़ना है। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं। तो अर्थशास्त्र में इसका डिटेल में चर्चा होगा, इसलिए हमसे वो उम्मीद नहीं रखें कि मैं इकोनॉमिक्स की तरह मैं इसकी चर्चा करूँगा। लेकिन पॉलिटिक्स में इसका क्या प्रभाव पड़ा था उस आधार पर हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा आपके बुक में भी दिया गया है और हम भी करेंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य रणनीतिकार थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना को बनाने वाले जो मुख्य अर्थशास्त्री थे वो थे के.एन. राज। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बनाने वाले थे पी.सी. महालनोबिस। ये जीके के प्रश्न में पूछा भी जाता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी, और इंटर के परीक्षा के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसकी देन थी। तो वो पी.सी. महालनोबिस। यह पूछ देगा प्रथम पंचवर्षीय योजना से कौन से अर्थशास्त्री संबंधित हैं, तो वो हैं हमारे के.एन. राज। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये दलील दी गई कि अभी हम लोगों को 2 दशक तक, 1 दशक मतलब 10 साल, 2 दशक मतलब 20 साल, 20 साल तक हम लोगों को अपने विकास की चाल धीमी रखनी होगी। अगर हम अपने विकास की चाल को तेज कर देंगे तो इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस योजना में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये बात की गई कि हमारी चाल जो है वो धीमी होनी चाहिए। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से जो जोर था वो कृषि पर था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया, तो वो था कृषि पर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर, भारी उद्योग पर। तो कृषि पर क्यों जोर दिया गया? क्योंकि हमारी आबादी बढ़ी थी और खाद्यान्न संकट था, लोगों का पेट भरना जरूरी था, तो कृषि पर जोर दिया गया। और कृषि पर जोर देने के कारण ही भूमि सुधार किया गया। भूमि सुधार का मतलब भूमि को फिर से पुनर्वितरण किया गया, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया, चकबंदी की गई और बड़े बड़े डैम बनाए गए, जिसमें भाखड़ा नांगल और हीराकुंड डैम का नाम हम लोग हमेशा चर्चा में सुनते हैं। तो ये सब प्रथम पंचवर्षीय योजना की ही देन थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की थोड़ी सी चर्चा हमने की कि पी.सी. महालनोबिस का यह देन था। और यहाँ पर यह बात की गई कि थोड़ी सी गति हम लोगों को अपनी अर्थव्यवस्था की बढ़ाई जाए और भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। भारी उद्योग, जिसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, अर्थात रेलवे का निर्माण किया जाए, इस्पात का निर्माण किया जाए, इस्पात कारखाने बनाए जाएं, बिजली की स्थिति सुधारी जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कृषि थोड़ा सा पीछे पड़ गया और उद्योग आगे बढ़ गया। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बढ़ावा देने में, पूरा करने में कुछ बाधाएं भी आई। बाधाएं ये आई कि रेलवे, इस्पात और बिजली अगर हम लोग अपने देश में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, प्रौद्योगिकी थी, वो हमारी प्रौद्योगिकी बहुत ही निम्न स्तर की थी। इन प्रौद्योगिकी को हमें विदेशों से खरीदना था और इन्हें खरीदने के लिए भारी विदेशी मुद्रा की ज़रूरत थी। और हमारे देश में विदेशी मुद्रा तो था नहीं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय आय भी कम थी और हमारा बचत भी कम था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये बाधाएं आई। तो ये प्रथम और तृतीय पंचवर्षीय योजना की क्या बात करेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ही मिलता जुलता है, इसलिए उसकी खास चर्चा आपके पुस्तक में भी नहीं की गई है इस चैप्टर में। तो आप समझ लीजिए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कॉपी थी। तो यहाँ पर ये सब जो योजनाएं बनाई जाती थी वो सेंट्रल लेवल पे बनाई जाती थी। अब एक बात ये आती है कि विकेंद्रित योजना, विकेंद्रित योजना, तो विकेंद्रित योजना जो है वो आपका केरल मॉडल भी कहलाता है। केरल मॉडल, केरल की सरकार ने ये दिखाया कि योजना बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे इतने बड़े देश में योजना बनाया जाए, बल्कि स्टेट वाइज भी योजना बनाया जा सकता है और विकास किया जा सकता है। केरल ने ये दिखाया कि हमें बड़े बड़े उद्योगों को लगाने की जगह शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और जो अपना भूमि सुधार है, खाद्य वितरण है, जो हमारा राशन वितरण वाली प्रणाली है, इन चीज़ों को सुधार करना चाहिए।
और इसका परिणाम भी निकला कि भले ही केरल की प्रति व्यक्ति आय अधिक नहीं है, लेकिन केरल में साक्षरता दर अधिक है, वहाँ पर मृत्यु दर कम है, शिशु मृत्यु दर कम है, मातृत्व मृत्यु दर कम है। तो ये सब संभव हो पाया विकेंद्रित योजना के तहत। वहाँ पर एक योजना चलाई गई जिसके तहत ग्राम स्तर के लोगों को, जिला स्तर के लोगों को, प्रखंड स्तर के लोगों को कहा गया कि आप अपने हिसाब से योजना बनाइए। तो ये थी विकेंद्रित योजना, जो कि केरल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, और इस मॉडल को अपना करके केरल ने काफ़ी विकास किया। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इन सारी योजनाएं जो चल रही थी, कभी कृषि पर जोर दिया जा रहा था, कभी उद्योग पर जोर दिया जा रहा था, तो इसमें क्या क्या मुख्य विवाद हमारे देश में थे, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आज़ादी के बाद के सालों में जब भारत को विकास करना था, योजना आयोग बन गया, पंचवर्षीय योजनाएं बन गई, तो उस समय जो विवाद के मुख्य विषय हुआ करते थे, राजनीति के मुख्य विषय हुआ करते थे, वो दो हुआ करते थे। एक था कृषि बनाम उद्योग और दूसरा था निजी उद्योग बनाम सार्वजनिक उद्योग। तो कृषि बनाम उद्योग का मतलब यही था, जो कि हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के फोकस में देख चुके हैं, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर दिया गया था। और हमारे देश के नेता और अर्थशास्त्री इस बात पर बटे हुए थे। कुछ लोग जो थे वो कृषि पर ज़्यादा जोर देने को कहते थे और कुछ लोग जो थे वो उद्योग पर जोर देने के लिए कहते थे। और जब भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज़्यादा जोर दिया तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को बहुत ही निराशा हुई। एक गांधीवादी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जे.सी. कुमारप्पा। तो जे.सी. कुमारप्पा ने एक वैकल्पिक जो है योजना बना के तैयार की, और उनकी जो योजना में ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। वो पूरा बड़ा बड़ा उद्योग के पक्ष में नहीं थे, वो चाहते थे कि ग्रामीण का, गांव के क्षेत्रों का उद्योगीकरण किया जाए, अर्थात कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों का विकास किया जाए, जिसमें कि गांधीवाद की झलक मिलती थी। उसी प्रकार एक किसान नेता थे जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के सीमा से ही आते हैं। तो चौधरी चरण सिंह ने, तो उनका इतना ज़्यादा विरोध हुआ, मतलब कृषि को इग्नोर करने के कारण, कृषि को नज़रअंदाज करने के कारण और उद्योग को बल देने के कारण, कि उन्होंने तो बाद में चल करके अपनी पार्टी ही अलग बना ली। वो कांग्रेस से अलग हो गए और भारतीय लोकदल बनाए। वो कहते थे कि हमें भूमि सुधार करना चाहिए, अर्थात भूमि का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाना चाहिए, ना कि हम लोगों को उद्योग धंधे पर ध्यान देना चाहिए। अभी भारत जो है किसानों का देश है और ज़्यादा ग्रामीण आबादी है। तो ये चौधरी चरण सिंह और कुमारप्पा जैसे लोग जो है वो कृषि पर जोर देते थे, उद्योग का विरोध करते थे। जबकि नेहरू जी विदेश में पढ़े लिखे हुए व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि हमारे देश में उद्योग का काफ़ी विकास हो, तभी हमारा देश जो है पश्चिम का, फ्रांस का, इंग्लैंड का टक्कर ले पाएगा। तो इस प्रकार हमारे देश में जो विवाद चलता था उस समय वो था कृषि और उद्योग का। फिर है निजी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग। अब उद्योग लगाए जाएँ तो कैसे, निजी उद्योग कि सार्वजनिक उद्योग। निजी उद्योग का अर्थ हुआ कि वैसे उद्योग जो कोई प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, प्राइवेट लोगों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और सार्वजनिक उद्योग का मतलब है जो सरकार के नियंत्रण में होता है। एकदम प्रत्यक्ष एग्जाम्पल जान लीजिए कि एयरटेल कंपनी है, जियो कंपनी है, तो ये निजी कंपनी है, निजी उद्योग है। जबकि बीएसएनएल जो था वो सार्वजनिक उद्योग था। तो किसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, निजी उद्योग को या सार्वजनिक उद्योग को? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है कि निजी उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहती है कि सार्वजनिक उद्योग को जो बढ़ावा दिया जाए। लेकिन हमारे देश ने तो ना तो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया और ना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, बल्कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसलिए कुछ निजी उद्योग भी रहे, खेती को निजी क्षेत्र में छोड़ दिया गया, बहुत सारे उद्योग निजी क्षेत्र में थे, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग थे, आधारभूत उद्योग थे, उसी काल में हमारा जो ये भिलाई है, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में ही खुले। तो ये सब सार्वजनिक उद्योग में थे। लेकिन बाकी ऐसी बात नहीं कि उद्योग लगाने की छूट नहीं थी, टाटा उद्योग भी उस समय था। और निजी उद्योग को डिमोट किया गया और सार्वजनिक उद्योग को बढ़ावा दिया गया। सार्वजनिक उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए लाइसेंस का सिस्टम लाया गया, परमिट को लाया गया। ये व्यवस्था कड़ी थी कि कोई अगर उद्योग खोलना चाहता है तो उसे लाइसेंस लेना होगा, परमिट लेना होगा। ऐसा इसलिए कि ताकि हमारे देश के जो स्वदेशी उद्योग हैं उनका विकास हो सके। तो इस बात पर भी हमारे अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ लोग बटे हुए होते थे कि निजी उद्योग को बढ़ावा दिया जाए या सार्वजनिक उद्योग को। और
ये जो कृषि बनाम उद्योग और निजी उद्योग बनाम सार्वजनिक उद्योग का जो झगड़ा था, इसी का परिणाम था कि हमारे देश की बुनियाद मजबूत हुई। हमारे देश में उस समय बड़े बड़े बांध बनाए गए, भाखड़ा नांगल बांध, यहाँ तक कि जो झारखंड का डीवीसी बांध है, ये सब कृषि को प्रमोट करने के कारण ही बनाया गया। फिर भूमि सुधार किया गया। भूमि सुधार में जो सबसे बड़ा क्रांति हमारे देश में हुआ वो हुआ कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया। फिर खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति लाया गया। यद्यपि हरित क्रांति इंदिरा गांधी के समय की बात है, अर्थात तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद की बात है, लेकिन इसकी जो नींव थी वो प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी पड़ चुकी थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने उस समय के जो विवाद थे उसको भी देखा, किस प्रकार हमारे देश के अर्थशास्त्री और राजनीतिक लोग ऊहापोह में थे यह भी देखा। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।